हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप सब लोग? तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने दो लेक्चर कंप्लीट कर लिए। अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट जो चैप्टर हमारा, उस पर हमने दो लेक्चर जो है पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए। ठीक है ना। उसके अंदर हम सीख चुके हैं करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस सीख चुके हैं। बीओपी का मतलब सीख चुके हैं, बीओपी अकाउंट्स कैसे होते हैं, कैसे मैनेज होते हैं। विजिबल जो ट्रांजेक्शन्स है वो क्या है, इनविजिबल ट्रांजेक्शन्स क्या है, ट्रेड बैलेंस, बीओपी बैलेंस, ये सब क्या है, ये हम लोग सीख चुके हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बारी मैं अब तक जो हमने दोनों क्लास में डाटा करा है थोड़ा सा हल्का सा कंपाइल कर देता हूं उसको, और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो चैप्टर है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट और ये थर्ड लेक्चर है। और बुक जो चल रही है हमारी वो चल रही है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि जो बैलेंस ऑफ अकाउंट होता है वो जस्ट बीओपी जो अकाउंट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, वो जस्ट लाइक एक बैलेंस शीट अकाउंट होता है जो कि आप लोग अकाउंट्स में पढ़ रहे हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट को ही कई जगह पर बैलेंस शीट भी कह देते हैं। जब आप हायर स्टडीज में जाओगे तो वहां पर बैलेंस शीट को बीओपी अकाउंट से भी जाना जाता है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग बीओपी अकाउंट जो होता है वो मेंटेन करते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए। आप सबको पता है ट्रेडिंग के लिए हम लोग मैनेज करते हैं। ट्रेडिंग इन द सेंस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट या इन्वेस्टमेंट कह लो, वो आप सबने सीख लिया। कहने का मतलब ये है हम उन ट्रांजैक्शंस के लिए बीओपी अकाउंट बनाते हैं जो ट्रांजैक्शन हमारी और किसी और कंट्री के बीच में हुई है। ठीक है ना। एक कंट्री विद इन द कंट्री के बीच में ट्रांजैक्शंस को हम बीओपी में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। हम कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं? जो आउटसाइड द कंट्री हुई है, पहली चीज। दूसरी चीज, बिल्कुल सेम है, वो बैलेंस शीट की तरह ही इसका अकाउंट बनेगा। अगर मैं आपको बताऊं, ये देखिए, जैसे यहां पर होगा बीओपी अकाउंट। अब आप लोग जानते हो बीओपी अकाउंट में दो चीजें होती है, या तो इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है। ठीक है ना। या इनफ्लो है तो जो इनफ्लो होता है वो हमेशा होता है बेटा क्रेडिट साइड में। इनफ्लो, इनफ्लो यानी कि पैसा आ रहा है और इसको कौन सी साइड बोलेंगे? क्रेडिट साइड। और आउटफ्लो यानी कि पैसा जा रहा है और इसको कौन सी साइड बोलेंगे? डेबिट साइड। ठीक है ना, डेबिट साइड। अच्छा, अब क्या है स्टूडेंट्स, इस अकाउंट को हमने दो पार्ट में बांट दिया। कितने पार्ट में बांट दिया? दो पार्ट में। एक तो करंट अकाउंट और दूसरा कौन सा है? कैपिटल अकाउंट। साफ और सीधी बात है, करंट अकाउंट के अंदर कौन सी ट्रांजैक्शंस आएंगी? वो ट्रांजैक्शंस जिन पर एसेट या लायबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जिन ट्रांजैक्शंस की वजह से उन्हें हम करंट अकाउंट में डालते हैं। और वो सारे ट्रांजैक्शन उससे या तो हमारे एसेट्स पर फर्क पड़ता है या हमारी लायबिलिटी पर फर्क पड़ता है, वो सब कौन से अकाउंट में आएंगी? कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? अगर पैसा आ रहा है तो क्रेडिट साइड यानी इनफ्लो में लिखने हैं, और पैसा जा रहा है तो यानी कि डेबिट साइड आउटफ्लो में लिखना है। अब पैसा आ रहा है या जा रहा है ये देखना आपके ऊपर है। इस पर एक एक नंबर के क्वेश्चंस भी बनते हैं। अभी जब मैं इनको फिलअप करूंगा, आपने कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट आई होप सीख लिया होगा सभी ने। और अगर नहीं भी सीखा है तो वीडियो के एंड में आपको लिंक मिलेगा और आप वीडियोस में जाएंगे। सब्सक्राइब अगर आपने चैनल करा हुआ है तो उसमें वीडियोस में जाएंगे तो आपको टाइटल और नाम के साथ में आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। तो आप पहले वो देखें फिर इस लेक्चर को देखें। ठीक है ना। डायरेक्टली इस लेक्चर को नहीं देखे, पहले पीछे वाला लेक्चर देखे फिर देखे। तो चलिए इनको फिलअप करते हैं। करंट अकाउंट में मान के चलें, अगर मैंने कोई गुड्स जो है, पैसा आएगा। पैसा कब आएगा? जब मैं कोई गुड्स बेचूंगा, यानी कि गुड्स, पहला है गुड्स एक्सपोर्टेड। गुड्स एक्सपोर्ट करे हैं मैंने, ठीक है, तो मेरे पास पैसा आया है, यानी मैंने करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसको लिख दिया। पैसा जाएगा तो कैसे जाएगा? जब मैं कोई गुड्स खरीदूंगा, गुड्स इंपोर्टेड। ठीक है ना, तो पैसा चला जाएगा। दूसरी बात, सर्विस, अगर मैं कोई सर्विस लूंगा, सर्विस एक्सपोर्टेड, किसी दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं दूसरी कंट्री में, तो पैसा आएगा यानी कि करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में होगा। और यही सर्विस अगर मैं किसी से ले रहा हूं, रेंडर रिसीव कर रहा हूं यानी इंपोर्ट कर रहा हूं,
तो मेरे पास से पैसा जाएगा, यानी कि मैं उसे लिखता हूं डेबिट साइड, करंट अकाउंट के डेबिट साइड। ऐसे तीसरी इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम। अब इन्वेस्टमेंट इनकम को मैंने आपको बांट के दिखा रखा है करंट अकाउंट के अंदर, फैक्टर इनकम, नॉन फैक्टर इनकम, वो सब आ जाती है, ठीक है ना। हाँ, ध्यान रखना मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट इनकम की, यानी कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करी उस पर इनकम, यानी कि लेबर पे वेजेस, जमीन पे रेंट, एंटरप्रेन्योर पे प्रॉफिट, ये सारे फैक्टर इनकम्स होती है, इनकी बात कर रहा हूं मैं। तो इन्वेस्टमेंट इनकम अगर आप ले रहे हो, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड बाय अ रेजिडेंट, ठीक है, यानी कि एक रेजिडेंट था इंडिया को, उसको इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव हुई है, यानी कि वो इस साइड आ जाएगा। और अगर आप किसी दूसरे को इन्वेस्टमेंट इनकम दे रहे हो, यानी कि इन्वेस्टमेंट इनकम प्रोवाइडेड टू अ नॉन रेजिडेंट, किसी दूसरे बंदे को इन्वेस्टमेंट इनकम दे रहे हो, तो फिर यहां डेबिट साइड में आएगा। और भाई लास्ट है जो हमने ट्रांसफर सीखे थे, बाय यूनिलेटरल पेमेंट ट्रांसफर, कहने का मतलब ये है ग्रांट है, डोनेशन है, ठीक है। अगर आपके पास आ रहा है तो आप क्रेडिट में दिखाओगे, और अगर आप प्रोवाइड करवा रहे हो यही चीज, ग्रांट, डोनेशन, ये अगर प्रोवाइड करवा रहे हो तो ये आप डेबिट साइड में दिखा दोगे। ये जो चार्ट है, ये जो टेबल है, आपको एग्जाम में आपसे ये नहीं कहेगा टेबल बनाओ, मैंने आपको सिंपलीफाई तरीके से बताया है कि क्या क्या चीजें हैं जो क्रेडिट और डेबिट साइड में आएगी। इस पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार आ जाता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं। बोलेंगे कि एक बंदा है ए, वो गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, तो बताओ बीओपी के कौन से अकाउंट में आएगा, क्वेश्चन आएगा ऐसे। तो आप लिखोगे कि अगर गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं तो वो बीओपी के करंट अकाउंट में डेबिट साइड आएंगे। और अगर आपसे पूछे भाई सर्विस एक्सपोर्ट हो रही है, तो आप कहोगे कि ये बीओपी के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा। और अगर अब मैं कैपिटल और सिखाने जा रहा हूं, कैपिटल का कुछ पूछे तो आप बोलोगे कैपिटल अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट जो भी रहेगा वो आपको बोलना है। ऐसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन बनेंगे। तो ये था हमारे पास करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में जितनी चीजें मैंने आपको सिखाई है, उनको उनमें से कुछ डेबिट साइड, उनमें से कुछ क्रेडिट साइड आ जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट? अब बात कर रहे हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट्स की। कैपिटल अकाउंट में इतना लंबा चौड़ा कुछ है नहीं, एसेट्स और लायबिलिटी है, ठीक है ना, एसेट्स और लायबिलिटी है। तो एसेट्स और लायबिलिटी का क्या है, इसमें लायबिलिटी में मोस्टली बोरोइंग्स लाते हैं और एसेट लाते हैं, आपके पास यही दोनों आएंगे। तो अगर आप बोरोइंग कर रहे हो, बोरोइंग करने का मतलब है लायबिलिटी आपकी बढ़ेगी, लेकिन पैसा आएगा, यानी इनफ्लो, यानी क्रेडिट साइड में हो जाएगा। अगर आप किसी को बोरोइंग दे रहे हो, कहने का मतलब है कि आप किसी को पैसा उधार पे दे रहे हो, उसको बोलते हैं लैंडिंग, ठीक है ना। तो यानी कि आपके पास से पैसा जा रहा है, यानी आप डेबिट साइड में लिख दोगे, आउटफ्लो है। ऐसे ही अगर आप एसेट सोल्ड, आपने कोई एसेट्स बेच दिया, एसेट सोल्ड, पैसे आएंगे ऑब्वियस सी बात है एसेट बेचने पे, तो आप डेबिट क्रेडिट साइड में दिखा दोगे। और वहीं अगर आप लिखते हो एसेट्स परचेज, तो वो डेबिट साइड में आ जाएंगे, आउटफ्लो। ये दो ही चीजें कैपिटल अकाउंट के अंदर आती है। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कैपिटल और करंट अकाउंट की जो बीओपी बैलेंस है कैसे कैसे आपको देखना है। अगर 1 मार्क्स से क्वेश्चन आ जाए तो कैसे कैसे आपने बताना है कि भाई इसकी एंट्री कैपिटल अकाउंट में होगी, सबसे पहले बताना है कैपिटल में होगी या करंट में होगी, ठीक है। उसके बाद बताना है डेबिट साइड होगी या क्रेडिट साइड होगी। 1 मार्क्स से क्वेश्चन है, आपके बुक के पीछे भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप उसको देख कर प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया अभी तक का करंट और कैपिटल अकाउंट अभी तक का आप लोगों को क्लियर होगा। अच्छा, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस क्या होता है और ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस क्या क्या होती है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, अकोमोडेटिंग और ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बारी पूछा जाता है, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि ये दोनों टर्म्स आपको मैं एक डिफरेंस करवाने जा रहा हूं, अकोमोडेटिंग और ऑटोनॉमस में डिफरेंस करवाऊंगा, ताकि आपको डिफरेंस भी क्लियर हो जाए और इनका मतलब भी क्लियर हो जाए। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट।
दोनों में आपको डिफरेंस करवाने जा रहा हूं, ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस में इनका मतलब होता क्या। अच्छा ध्यान से समझना, ऑटोनोमस जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होती है जो प्रॉफिट मोटिव्स के लिए की जाती है, ठीक है ना। कहने का मतलब है वो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमारी कंट्री में होती है आउटसाइड द कंट्री, ठीक है ना, कि हमारे देश से दूसरे देश में जो ट्रांजैक्शन हो रही है, भले वो कैसी भी ट्रांजैक्शन हो रही है, कैपिटल या करंट अकाउंट्स की कोई भी, उनका मोटिव जो है वो प्रॉफिट मोटिव अगर होता है तो उसको हम बोलेंगे ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। और अकोमोडेटिंग क्या होती है, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होती है जो कि बीओपी में इनबैलेंस। अच्छा, बीओपी बैलेंस कब होता है, जब सारे इनफ्लो इक्वल टू सारे आउटफ्लो, यानी इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों बराबर होते हैं। ये तो बहुत रेयर सिचुएशन है जो शायद ही कभी आती है। हमेशा आमतौर पर चलता क्या रहता है, कभी डेफिसिट आ जाता है, कहने का मतलब है कभी हमारा आउटफ्लो बढ़ जाता है तो कभी हमारा इनफ्लो बढ़ जाता है, यानी कि डिसबैलेंस की सिचुएशन बनी रहती है, कभी डेफिसिट होता है बीओपी तो कभी सरप्लस होता है बीओपी, ठीक है ना। अब दोनों ही केसेस के लिए हमें, लेकिन हम जद्दोजहद में क्या लगे रहते हैं कि भाई इसको डिसबैलेंस को ठीक कैसे करें, डेफिसिट है तो उसको बैलेंस में लेके आए और सरप्लस है तो उसको बैलेंस में लेके आए। वो कैसे करते हैं, या तो हम अपने ऑफिशियल रिजर्व से उसमें से पैसा निकालते हैं, या फिर जैसे मान लो इनफ्लो कम है तो इनफ्लो करने के लिए ट्रांजैक्शंस करते हैं, आउटफ्लो कम है तो आउटफ्लो करने के लिए ट्रांजैक्शंस करते हैं, या फिर हम अपने ऑफिशियल रिजर्व में से पैसा निकालते हैं। तो ये जो सारी ट्रांजैक्शंस है ये सब कहां पर होगी, अकोमोडेटिंग। और जो प्रॉफिट मोटिव की ट्रांजैक्शंस है वो कहां पर होगी, ऑटोनोमस में। इज इट क्लियर स्टूडेंट। तो डेफिनेशन इसकी बन जाती है, those transactions which are undertaken for profit motive। और इसमें सेम चीज लिख दोगे, अंडरटेकन तक सेम, फॉर करेक्टिंग बीओपी बैलेंस, बीओपी बैलेंस, ठीक है। तो दोनों की डेफिनेशन, दोनों का मतलब आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड ये है कि ये जो ट्रांजैक्शंस होती है इंडिपेंडेंट, these are इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस। इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब है कि इनको मतलब नहीं है इन ट्रांजैक्शंस को कि डेफिसिट की सिचुएशन है बीओपी में या सरप्लस की सिचुएशन है, इनको कोई लेना देना नहीं है, या बैलेंस की सिचुएशन है, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको बस प्रॉफिट कमाना है इसलिए ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इनको कोई लेना देना नहीं है कि बीओपी में डेफिसिट है, सरप्लस है, बैलेंस है, क्या है क्या नहीं है, इन्हें कोई इस बात से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, पैसा कमाना है। तो ये इंडिपेंडेंट है। और ये क्या है, डिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस। दीज आर डिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस। क्लियर है स्टूडेंट्स, दीज आर डिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। या ये कॉज, अच्छा अब इससे एक और पॉइंट बना सकते हो कि डिसबैलेंस जो बीओपी में होता है उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। दीज आर द कॉजेज ऑफ डिसबैलेंस, या इनबैलेंस लिख सकते हो, इनबैलेंस ऑफ बीओपी, और these transactions बीओपी बैलेंस, ठीक है ना, करेक्ट बीओपी बैलेंस। इज इट क्लियर स्टूडेंट। इसे देख के कॉपी करने की कोशिश मत करो, जो भी ये चीजें मैं लिखवा रहा हूं इनका स्क्रीनशॉट लेते रहो आप देख के, ताकि आप फिर स्क्रीनशॉट से बाद में अपने नोटबुक में कॉपी करते रहो, साथ के साथ आप कर नहीं पाओ। अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इन ऑटोनोमस को कहते हैं, these are known as above the line transactions। अबाउ द लाइन ट्रांजैक्शंस का मतलब कि इनको बीओपी बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है, और इनको बोल देते हैं दीज आर
known as below the line transactions, इनको बिलो द लाइन ट्रांजेक्शन्स बोल देते हैं, ठीक है ना। लास्ट जो डिफरेंस है वो ये है, इट इंक्लूड करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, दोनों ट्रांजैक्शंस इसके अंदर आती है, करंट और कैपिटल अकाउंट्स की जो भी ट्रांजैक्शन है वो इसके अंदर आती है, और उसके अंदर इट इंक्लूड्स ओनली कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, जो कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस है सिर्फ वो ही उसके अंदर आती है अकोमोडेटिंग के अंदर, बाकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं आती है, ठीक है ना। तो ये था टॉपिक हमारा, डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, आइटम्स भी कह सकते हो इन्हें। ये डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊं आपको इस चैप्टर के अंदर, साथ के साथ मैंने आपको इसका मतलब भी बताया है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपनी नोटबुक में कॉपी करो, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा डिसइक्विलिब्रियम। इन बीओपी, कहने का मतलब ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कब होगी, जब इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो होगा, ठीक है बेटा, जब इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो होगा तो हमारी बैलेंस हो जाएगी बीओपी, और इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आएगी जब दोनों बराबर होंगे। किन्हीं भी दो केसेस में या तो इनफ्लो ज्यादा होगा या फिर आउटफ्लो ज्यादा हुआ, दोनों ही केसेस के अंदर हमारा क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन आएगी। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इक्वल जो बैलेंस की सिचुएशन है वो तो बहुत रेयर होती है, हमेशा या तो कम या ज्यादा, दो ये सिचुएशन चलती रहती है। कहने का मतलब है अगर इनफ्लो ज्यादा हुआ तो ये सिचुएशन होगी सरप्लस बीओपी की, सरप्लस बीओपी, और अगर आउटफ्लो ज्यादा हुआ इस केस में तो ये होगी डेफिसिट बीओपी, यानी बीओपी कमी पड़ रही है हमें फॉरेन रिजर्व्स की। तो ये जो सिचुएशन है ये कैसे अराइज होती है, क्या कारण है, डेफिसिट और सरप्लस का क्या कारण है, यही डिस्कस करने के लिए ये टॉपिक मैंने स्टार्ट करा है। तो डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, डिसइक्विलिब्रियम का मतलब आप लोग अब समझ गए होंगे कि डेफिसिट या सरप्लस दोनों ही सिचुएशन का कारण क्या है, कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। कि डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी होता है तो उसके कारण क्या है उसका रीजन। सबसे पहला रीजन है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से जानते हो, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, और मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है कि महंगाई या इन्फ्लेशन दोनों का सिंपल सा मीनिंग है कि इन्फ्लेशन के केस में लोगों की जेबों में, लोगों के पास पैसा होता है, और डिफ्लेशन के केसेस में लोगों के पास पैसा नहीं होता। इज इट क्लियर। और मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जिस केस में लोगों के पास पैसा होता है, कहने का मतलब यह है जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है उनकी डिमांड भी ज्यादा होगी, जब डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो कहीं ना कहीं आकर सप्लाई में कमी हो जाएगी, और जब सप्लाई में कमी हो जाएगी तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे, चीजों के दाम बढ़ाने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो एक रिलेशन है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का, मैं बहुत पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। फिलहाल इतना समझो कि इन्फ्लेशन की अगर सिचुएशन होती है तो भी डिसइक्विलिब्रियम की पोजीशन आ जाती है। फिर है चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड। अब चेंज इन डिमांड क्या कॉन्सेप्ट है, अगर डिमांड में चेंज होता है, कहने का मतलब ये अगर डिमांड बढ़ती है या डिमांड कम होती है तो उससे भी पैसों पर फर्क पड़ता है। भाई आज हमारे इंडिया में सेलफोन्स की डिमांड बढ़ गई, बाहर से जैसे मोस्टली रिसेंटली चली रहा है भाई चाइना से हम लोग बहुत सारे मेड इन चाइना फोन खरीद रहे हैं, रियलमी रेडमी जैसे ही लॉन्च होता है उसके विद इन कुछ सेकंड्स में ही सारे सोल्ड आउट हो जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमारी डिमांड बढ़ रही है सेलफोन्स को लेकर, जब डिमांड बढ़ रही है यानी कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं तो ज्यादा पैसा जा रहा है, ज्यादा पैसा जा रहा है तो आउटफ्लो ज्यादा हो गया यानी डेफिसिट की सिचुएशन आ गई। और इसी का ही उल्टा ले लो, अगर डिमांड हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग,
वो उसमें कमी आ जाएगी, यानी इनफ्लो हमारे पास ज्यादा होगा, और इनफ्लो ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, तो भी सरप्लस की प्रॉब्लम आ जाएगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट? यानी कि चेंज इन डिमांड में भी फर्क आने से, चेंज इन डिमांड में भी फर्क आने से डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन पैदा होती है। तीसरा आप लोग लिख सकते हो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, यानी कि अगर कंज्यूमर का टेस्ट चेंज होता है, कंज्यूमर के प्रेफरेंस चेंज होते हैं, तो उससे भी फर्क पड़ता है। कैसे फर्क पड़ता है? मान लो बहुत टाइम पहले, तकरीबन आज से 5-6 साल पहले, बेल बॉटम जो पैंट्स है, जींस पैंट बेल बॉटम की है, किसी ने अगर पहले कभी देखी हो तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये जो पैंट्स है, ये इस तरह की आती थी, नीचे से बहुत खुली हुई, ठीक है ना, ऐसे लोग पहनना पसंद करते थे, ये उनका ट्रेंड था, प्रेफरेंसेस थी। लेकिन आज नहीं है, आज वही ट्रेंड चेंज हो गया, अब उन्हें स्ट्रेट चाहिए या नैरो पैंट चाहिए। तो इससे क्या होगा, टेस्ट और प्रेफरेंसेस पे डिमांड पर फर्क पड़ेगा, और डिमांड पर फर्क पड़ने की वजह से बीओपी बैलेंस पर फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो तीसरा रीजन तो ये है चेंज इन डिमांड एंड प्रेफरेंसेस। दूसरा है पॉपुलेशन, मतलब नेक्स्ट है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से भी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है बीओपी पे, सारी जड़ी पॉपुलेशन है, मैं तो ये कहता हूँ। पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ेगा तो आउटफ्लो बढ़ जाएगा, आउटफ्लो बढ़ जाएगा तो बीओपी डेफिसिट में चला जाएगा, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन तो हर चीज का खैर एक कारण है ही, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, इसके अंदर आप और भी एड ऑन कर सकते हो। जैसे आप एड ऑन कर सकते हो डिफ्लेशन, ठीक है। तो आज हमारा ये चैप्टर बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट खत्म हो गया है, सारे कंटेंट, सारे हमने टॉपिक्स इसके कवर कर लिए हैं। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को किसी टॉपिक में डाउट है तो एक बार बेटा वीडियो रिवाइंड करके आप देख लिया करो, पीछे करके देख लिया करो। फिर भी कोई चीज समझ नहीं आती है तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, वरना मुझे व्हाट्सअप कर दिया करो, किसी के पास नंबर नहीं है तो मांग ले, ठीक है। सबसे जरूरी चीज है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि कभी अगर आपको जरूरत भी पड़ जाए पीछे के चैप्टर्स की तो आप देख सकते हो उनको, चैनल में जाकर, वीडियोस में जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या कहते हैं, सब्सक्राइब करो, इसे शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। मिलते हैं आप लोग नई इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की बुक हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर से, यानी कल से। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।